हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3। चलिए लेक्चर नंबर 3 में कुछ अच्छे से टॉपिक्स पढ़ लेते हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला टॉपिक है संयोजकता। वैलेंसी क्या चीज़ है? सहयोग करने की क्षमता को हम लोग संयोजकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी परमाणु में सहयोग करने की क्षमता को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। संयोजकता धनात्मक तथा आयन मतलब ऋणात्मक दोनों हो सकते। संयोजकता धनात्मक भी हो सकते हैं और संयोजकता ऋणात्मक भी हो सकती है। दोस्तों इसकी सरल डेफिनेशन संयोजकता की ये भी हो सकती है, किसी एलिमेंट के द्वारा त्यागे गए, रिलीज किए गए, किसी एलिमेंट के द्वारा रिलीज किए गए या फिर उसको ग्रहण किया गया मतलब एक्सेप्ट किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उसकी संयोजकता कहते हैं। मतलब किसी तत्व के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागे गए या फिर किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है तो उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उसकी संयोजकता क्या कहते हैं मतलब कि उसकी बैलेंस। सोडियम की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है। पोटेशियम की संयोजकता दोस्तों +1 होती है और क्लोरीन की संयोजकता Cl होता है। दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है। तो दोस्तों संयोजकता भी यहाँ पे दो प्रकार की होती हैं। कुछ होती हैं वेरिएबल संयोजकता मतलब वेरिएबल वैलेंसी और कुछ होते हैं अवेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी वे होती है जैसे कि कोई भी एलिमेंट है दोस्तों, जैसे कि Fe लिया मैंने, Fe की ये कभी कभी +2 वैलेंसी दर्शाता है, कभी कभी +3 वैलेंसी दर्शाता है। दोस्तों वैसे ज़्यादातर ये +2 की वैलेंसी ही दर्शाता है, लेकिन कभी कभी जैसे Fe2SO4 का होल 3 ये बनाता है दोस्तों, ये 3 वैलेंसी दर्शाने लगता है। तो ये वेरिएबल वैलेंसी हो गई कि मतलब कोई भी एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो कर रहा है उसे हम वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। और इनवेरिएबल वैलेंसी जो सिर्फ एक ही वैलेंसी को शो करता है उसे हम बोलते हैं इनवेरिएबल वैलेंसी, मतलब उसकी वैलेंसी चेंज नहीं हो सकती। तो दोस्तों संयोजकता को दर्शाने के लिए मैंने आपके लिए एक यहाँ पे एक PNG लेके रखा है, मतलब एक चित्र लेके रखा है एटम का। दोस्तों संयोजकता बनाने का मेन कारण होता है उनके इलेक्ट्रॉन। इसमें जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इन्हीं से दोस्तों वैलेंसी बनती है। इलेक्ट्रॉन या तो अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक्सेप्ट करेंगे अपने एटम के अंदर या फिर इन्हें रिलीज करेंगे। मतलब या तो इन्हें हम करेंगे मतलब इसको ग्रहण करेंगे या फिर इसको रिलीज कर देंगे, मतलब या फिर इसको अपने ऑर्बिट से बाहर निकाल देंगे। तो यही शो करता है दोस्तों वैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो उसकी वैलेंसी हो जाती है और जितने वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो उसकी वैलेंसी होती है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर आता है माइनस चार्ज, जो रिलीज करता है दोस्तों उस पर आ जाता है प्लस चार्ज। तो यही होती है इनकी वैलेंसी। और बीच में आपको पता होगा ये न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं और ये न्यूक्लियस फोर से बने होते हैं। दोस्तों प्रोटॉन और न्यूक्लियस कभी भी न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। आशा करते हैं आपको वैलेंसी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों कुछ याद नहीं रखना है, वैलेंसी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो भी क्षमता है उसको ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वैलेंसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों अगला यहाँ पे है संयोजकता की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है संयोजकता की गणना। संयोजकता अगर हम हाइड्रोजन की संयोजकता की बात करें तो दोस्तों हाइड्रोजन हमेशा +1 के रूप में पाया जाता है। दोस्तों इसकी जो वैलेंसी होती है +1 होती है। यौगिक में बाई तरफ वाले परमाणुओं की संयोजकता हमेशा प्लस होती है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। ये क्या है दोस्तों, कैटायन है। और माइनस को बोलते हैं एनायन। ये लिखा भी दोस्तों यहाँ पे एनायन होते हैं माइनस वाले। तो दोस्तों ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा दोस्तों उसमें क्या बोलेंगे, माइनस। तो ये होते हैं दोस्तों एनायंस। मतलब यौगिक में दाईं तरफ वाले परमाणुओं की संयोजकता ज़्यादातर क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। और बाईं तरफ पाए जाने वाले परमाणुओं की जो संख्या है दोस्तों वो क्या है, धनात्मक। विद्युत रूप से उदासीन होता है। कोई भी यौगिक है दोस्तों विद्युत रूप से क्या होता है, न्यूट्रल। क्या दोस्तों, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब होता है दोस्तों उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। अर्थात यौगिक में वर्तमान परमाणुओं में आवेश का योग हमेशा शून्य होगा। उसमें जो भी आवेश निहित होंगे दोस्तों, जो भी आवेश % होंगे वो क्या होंगे, शून्य। क्या होंगे दोस्तों, 0% होंगे उसके अंदर। चलिए बढ़ते, आशा करते हैं आपको संयोजकता की गणना अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं केमिकल फार्मूलाज बनाना क्या होते हैं केमिकल फार्मूला। दोस्तों केमिकल फार्मूला को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको वैलेंसी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वैलेंसी के ऊपर आपको कमांड होने चाहिए, तभी आप फार्मूला बना सकते हैं, वरना आप फार्मूला में कुछ भी नहीं सीख सकते। दोस्तों ये आपके लिए है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला
बनाना बता देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं वैलेंसी के बाद। दोस्तों जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेके रखा है, तो एक एग्जाम्पल लेके रखा है जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र दोस्तों क्या होता है, जैसे कि इसका सूत्र होता है HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दोस्तों। हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है जो, मतलब हाइड्रोजन और क्लोराइड का सूत्र बनाना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड का सूत्र है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन मतलब दोस्तों एक लेके रखा है और Cl एक। अब दोस्तों आपको पता है Cl क्या बनाता है, -4, तो मतलब इसके ऊपर बैलेंसी कितनी ऊंची होता है, आपका हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर कितनी बैलेंसी होती है, 1। क्लोरीन के ऊपर एक बैलेंसी हो गई दोस्तों, हाइड्रोजन के ऊपर एक बैलेंसी हो गई। अब इसको करेंगे अपन लोग क्रॉस करेंगे दोस्तों। जब इस पर क्रॉस लगाएंगे तो हम जानते हैं कि H एक है, तो दोस्तों लिखने एक की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे HCl एक ऐसा लिखेंगे तो थोड़ा बेकार सा भी लगता है, तो इसको अपन लोग डायरेक्ट लिख देते हैं HCl। जैसे आप केमिस्ट्री में जानते होंगे कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे एक माना जाता है उसे हम, तो इस ये हो गया HCl दोस्तों। और भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फार्मूला मेकिंग की जाती है। जैसे कि दोस्तों आगे एग्जाम्पल है फेरिक सल्फेट का। फेरिक सल्फेट का दोस्तों एग्जाम्पल है। जैसे दोस्तों फेरिक सल्फेट के बारे में समझाते थे, इसमें Fe पाया जाता है और SO की बैलेंसी होती है दोस्तों +3 और SO4 की बैलेंसी होती है। SO4 हमेशा क्या SO4 2- में पाया जाता है दोस्तों, -2 के रूप में पाया जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस। हम इसको क्रॉस लगाएंगे तो ये जाएगा इसके नीचे, ये जाएगा इसके नीचे, तो दोस्तों ये आ जाएगा Fe2 और जो ये SO4 तो है दोस्तों। तो अब ऐसा नहीं करना आपकी 3 का गुणा 4 में कर देंगे, नहीं दोस्तों, ये होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पे 3 लग जाएगा तो बन जाएगा Fe2SO4 फेरिक सल्फेट। चलिए दोस्तों और भी अच्छे से अच्छे फार्मूला बना लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, वैलेंसी अगर आपके पास एकदम स्ट्रॉन्ग है आपकी वैलेंसी, तो आप केमिकल फार्मूला बनाना कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। केमिकल फार्मूला बनाना बहुत इजी टॉपिक हो जाता है केमिकल फार्मूला, अगर आपको बैलेंसी बहुत अच्छे से आती है और एलिमेंट के नाम वगैरह भी आते हैं अगर आपको, तो फार्मूला बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए दोस्तों जैसे एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से भी ले लेता हूं। जैसे एक एग्जांपल है NaCl। तो आपको पता होगा Na हमेशा +1 की फॉर्म में पाया जाता है और Cl भी हमेशा +1 की फॉर्म में पाया जाता है दोस्तों। तो इसको करेंगे हम, जब क्रॉस करेंगे दोस्तों तो ये इसके नीचे, मतलब ये भी हमेशा +1 की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा Na। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 को कुछ नहीं लिखते हैं आप, Na, और ये हो जाएगा Cl, तो जो बन जाएगा दोस्तों NaCl। NaCl आपको पता है क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड हो जाता है, जो कि एक नमक का फॉर्मूला है, नमक का सूत्र है। चलिए दोस्तों और भी अपन लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं और भी फार्मूलाज के बारे में जान लेते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक और का अपन लोग बना लेते हैं जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। चलिए दोस्तों अपन लोग बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला। सिल्वर क्लोराइड क्या चीज़ होती है आपको पता है। सिल्वर का जो फॉर्मूला होता है Ag होता है और क्लोराइड का क्या होता है दोस्तों, Cl। आप ये चीज़ तो जानते होंगे, Ag हमेशा +2 वैलेंसी बनाता है और Cl हमेशा -1। तो इसको जब हम क्रॉस करेंगे दोस्तों जी आ जाएगा AgCl2। अब तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि AgCl2 कैसे बना है। चलिए दोस्तों और भी कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ, यह दोस्तों फेरिक ऑक्साइड। दोस्तों चलिए फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बना लेते हैं। दोस्तों फेरिक ऑक्साइड क्या चीज़ होता है, फेरिक मतलब Fe और ऑक्साइड मतलब O। अब आपको ये चीज़ तो पता होगा कि फेरिक ऑक्साइड Fe में यहाँ पे Fe क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल, यहाँ पे बैलेंसी को दर्शाता है, तो यहाँ पे ये बैलेंसी दर्शाएगा Fe+3 और O हमेशा दोस्तों -2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो जब आप इसका क्रॉस करेंगे दोस्तों, जब आप इसका क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Fe2O3। ये हो जाता है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। आशा करते हैं आपको फार्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं और इसको यहीं पर टॉपिक्स को समाप्त करते हैं। केमिकल फार्मूला, आपको मैंने केमिकल फार्मूला को अच्छे से समझा दिया है कि केमिकल फार्मूला क्या चीज़ होती है। आपको बैलेंसी पे बहुत अच्छे से कमांड करनी है दोस्तों अगर आपको फार्मूला बनाना सीखना है। और जब तक आप फार्मूला बनाना नहीं सीख पाएंगे तो आप रिएक्शन भी नहीं सीख पाएंगे कि कैसे हो जाती है कोई भी रिएक्शन, तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको कुछ चीज़ करना है तो लाइफ में, तो आपको वो चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी, केमिकल फार्मूला सीखने ही पड़ेंगे। जैसे कि चलिए मैं एक रिएक्शन भी आपके सामने ले लेता हूँ HCl। दोस्तों चलिए एक रिएक्शन को अपन लोग कर लेते हैं जिससे आपको इसमें कमांड थोड़ी सी हो जाए। दोस्तों जब आप लोग HCl की प्लस AgCl की यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है कि जो H है दोस्तों वो क्या है, प्लस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है और Cl माइनस के आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। और Ag है दोस्तों जो प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जो प्लस वाला हमेशा माइनस वाले को पकड़ेगा तो यहाँ पर बजाएगा AgCl2। यहाँ पे दोस्तों जो Hs दोस्तों वो हाइड्रोजन के फॉर्म में यहाँ पे निहित हो जाएगा, ये बन जाता है AgCl2 और प्लस H2।
आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोस्तों यहाँ पे +1 बैलेंस ही है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं लगा है। और आपको पता है जी हमेशा +2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो जी अभी आपको समझाएं, इसलिए जी क्या AgCl2 के फॉर्म में बन गया और जी H2 के फॉर्म में। चलिए आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगले टॉपिक्स की तरफ। दोस्तों अगला टॉपिक्स है यहाँ पे मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास दोस्तों अगला टॉपिक्स हो जाता है मॉलिकुलर मास। अणु के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग उसके आणविक द्रव्यमान मॉलिकुलर मास के बराबर होता है। दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको मॉलिकुलर मास में। मॉलिकुलर मास बहुत छोटा है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, जैसे H2O है। दोस्तों आपको पता है कि जो H है वो 1+1 के फॉर्म में प्रेजेंट है और जो O है दोस्तों वो 8 और 16 के फॉर्म में प्रेजेंट। जब अपन लोग इसका मॉलिकुलर मास निकालेंगे दोस्तों तो आपको क्या करना है, 2 × 1 प्लस यहाँ पे 1 है × 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 16 कितना हो जाएगा इसका 18। इसका मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा दोस्तों 18। ऐसे ही आपको करते जाना है, यही हो जाता है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि H एटम है, इसकी जो एटोमिसिटी है दोस्तों वो कितनी है, 2 है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, एटम्स कितने लिए गए हैं उसमें, वो कहलाता है उसकी एटोमिसिटी। और ये है दोस्तों ऑक्सीजन, आपको पता है H2O है, तो मैंने इसकी एटोमिसिटी ले ली और इसका जो भी एटॉमिक मास है दोस्तों उससे उसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे मैंने इसका भी एटोमिसिटी ले ली, इसकी एटोमिसिटी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है दोस्तों उसको हम बल ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बल ले लिया इंटू उसके ऊपर एटॉमिक मास था 16, तो जब 2 से इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। यही कहलाता है इसका मॉलिकुलर मास। अब दोस्तों मॉलिकुलर मास के लिए आपको 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी होंगी, उसका एटॉमिक मास। अगर आप उसके एटॉमिक मास के बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस क्लास से आपको 2 चीज़ें हम लोग को बता देता हूँ कि आप जाना नहीं तो कुछ पीरियोडिक टेबल्स में कुछ एलिमेंट्स की बैलेंसी और कुछ एलिमेंट्स के जो कि मेन एलिमेंट्स होते हैं उसकी क्या दोस्तों एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास दोनों क्या कर लीजिए दोस्तों, लर्न कर लीजिए, दोनों क्या कर लीजिए दोस्तों याद कर लीजिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इस टॉपिक से रिलेटेड और आगे वाला जो भी चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ भी कमांड हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको हम ये नहीं बोला है दोस्तों कि आप सभी की याद कर लीजिए बस, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जिनका बार प्रयोग किया जाता है, तो उसकी वैलेंसी और उसका एटॉमिक मास आप याद कर लीजिए। जैसे कि एक क्लोरीन हो गया तो इसका एटॉमिक मास होता है 35.5 दोस्तों, ऐसे याद कर लीजिए। मतलब इम्पोर्टेंट जो भी हैं जो कि बार प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगले लेक्चर में मैं एक पूरा टॉपिक्स यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा और पूरा यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।